हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। यह फर्स्ट फाइट का यह फर्स्ट पोयम है। देखते हैं इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस तरीके से एक कौवे के बारे में वर्णन किए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह एक अमेरिकन पोएट थे। यह अपनी पोयम के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1876 को हुआ था और इनका डेथ 29 जनवरी 1963 को हुआ था। अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे अच्छे पोएम्स लिखे हैं। देखते हैं इन्होंने जो डस्ट ऑफ स्नो लिखे हैं वो किस तरीके से लिखे हैं। इनके लिए एक उपाधि दी गई है, द आर्किटेक्ट ऑफ नेचर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनका डेथ 29 जनवरी 1963 को हुआ था। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट। ये एक अमेरिकन पोएट थे। नन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ द रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड। ये अमेरिकन पोएट थे लेकिन नए इंग्लैंड में अपने ग्रामीण परिवेश के लिए, ग्रामीण लाइफ के लिए, रूरल लाइफ के लिए जाने जाते थे। इन्होंने अपने लेखनी में, अपने लेखन में डिपिक्शंस यानी कि लेखन चित्रण में रूरल लाइफ के बारे में ज्यादा लिखे हैं। ही यूज लोकल सेटिंग्स ऑफ एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थिंग्स। वो ज्यादा मतलब कि सोशल यानी कि सामाजिक और फिलोसफिकल जो थीम्स होते थे ज्यादा उनको यूज किए हैं। की अचीवमेंट्स, इनके अचीवमेंट्स क्या है? ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री। इकलौते ये पोएट थे, ओनली पोएट जो अपने पोएट्री के लिए 4 टाइम्स इन्होंने पुलित्जर प्राइज को प्राप्त किए हैं। नन फॉर हिज मास्टरी ऑफ अमेरिकन कोलिक्युल स्पीच। अपने कोलिक्युल स्पीच के लिए, उसके निपुणता के लिए जाने जाते थे। फेमस वर्क्स इंक्लूड जैसे रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई, वुड ऑन द स्नोवी इवनिंग। ये इनके बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही फेमस पोएम रहे हैं। आगे देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में और भी क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे पोएम के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इन्होंने जो पोएम लिखे हैं, सिंपल इंसिडेंट यानी साधारण घटना को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। यह पोएम जो है शॉर्ट है, 8 लाइन का है। जो डिस्क्राइब किया गया है स्मॉल इंटरेक्शन विथ नेचर, जो नेचर से थोड़ा कैसे जुड़ाव रखा जाता है, नेचर से कैसे जुड़ाव होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। प्रोफाउंड मीनिंग, लेकिन इसका गहरा मीनिंग है। छोटा पोयम है लेकिन इसका मीनिंग गहरा है। इट इलस्ट्रेट्स हाउ टीनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैन लीड टू सिग्निफिकेंट इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें यह भी इलस्ट्रेट किया गया है कि कैसे छोटी सी घटना, बिना उम्मीद किया हुआ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो हमें एक महत्वपूर्ण और भावात्मक रूपांतरण की तरफ ले जाता है। कन्वेंशनल सिंबल्स, फ्रॉस्ट यूजेस नॉन ट्रेडिशनल सिंबल्स। ये नॉन ट्रेडिशनल सिंबल्स प्रयोग किए हैं, मतलब कि बिल्कुल अपोजिट अवस्था में जाकर के प्रयोग किए हैं। जैसे कौवा या हेमलॉक ट्री है, ये निगेटिविटी के लिए जाना जाता है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनको हैप्पीनेस के लिए प्रयोग किए हैं। जैसे कि क्रो भी निगेटिव के लिए होता है, काला होता है। हेमलॉक ट्री जो होता है धतूरे का पेड़,
धतूरे का पेड़ या पौधा, तो ऐसे कंडीशन में ये पॉइजनस होता है। धतूरा जो होता है पॉइजनस होता है। इसको भी रिप्रेजेंट किए हैं जॉय के लिए, आनंद के लिए। सेंट्रल मैसेज, इसका जो केंद्रीय मैसेज क्या है? पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग, माने कि अगर उम्मीद किया जा सके जाए तो सब कुछ संभव है। इवन अ बैड डे, यानी कि खराब दिन भी कैन बी सेव्ड बाय नेचर्स क्वाइट टच, माने कि अगर नेचर के संपर्क में आते हैं तो खराब दिन को भी अच्छे दिन के रूप में बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, अपने लेखन के माध्यम से क्या एक्सप्रेस करते हैं। Here is the poem Dust of Snow, full text. In this poem, we will see how Robert Frost described this poem and the activity of the nature. There is a little poem, but it has a deep meaning. The way, let us see, the way a crow, जिस तरीके से, मैंने उस तरीके से एक कौवा, shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree धतूरे का वृक्ष, पौधा। स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का धूल, बर्फ का धूल। सुख मतलब कि झाड़ना या हिलाना, झाड़ना हिलाना। सुख डाउन, जिस तरीके से कौवे ने धतूरे के वृक्ष से, धतूरे के पौधे से मेरे ऊपर बर्फ के धूल को, बर्फ के कण को मेरे ऊपर झाड़ा, जिस तरीके से कौवे ने धतूरे के पेड़ से, एक बार फिर देखते हैं, जिस तरीके से कौवे ने, दबी, मैंने जिस तरीके से कौवे ने धतूरे के पेड़ से बर्फ के धूल को मेरे ऊपर झाड़ा, has given my heart a change of mood, उसने मेरे हृदय को परिवर्तन कर दिया, मेरे मूड को परिवर्तन कर दिया, मेरे विचार को परिवर्तन कर दिया। And saved some part of a day I had ruined, और जो मैं अपने शेष दिन को, दिन के समय को जो क्रोध में या उदासी में, गुस्सा में जो बर्बाद करने वाला था, उसको बचा लिया। तरह की जो कौवे ने मेरे ऊपर, यानी कि सपोज दैट एक वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर मैंने बहुत सारी टहनियां हैं और उस पर पत्तियां हैं, उन पत्तियों पे एक कौवा आके बैठता है और पोएट जो है यहाँ पे खड़ा रहता है, ये आता जाता है, कुछ भी करता है, जैसे भी हो यहाँ पे होता है, और इस पे धूल, बर्फ का कण होता है, यानी कि इस पर बर्फ का कण होता है, नहीं दिखेगा, इस पे बर्फ का कण होता है, इसे ये पत्ते हो गए, और पत्तों पे कौवा आके बैठता है, एक कौवा आके बैठता है, और वह बर्फ के कण को, यानी कि बर्फ के कण को इस पे जो भरा होता है वो सूख करके, यानी कि उस पेड़ को हिला करके उस पोएट के ऊपर गिरा देता है। तो इस पोएट का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि बर्फ की जो कोल्ड पुल, यानी कि कोल्डनेस, यानी कि ठंडी जो टच होता है, इससे इसको बड़ा सुकून मिलता है। तो इसके दिन के जो शेष भाग होते हैं, जो बेकार होने वाले होते हैं, जो गुजरने वाले होते हैं,
अब हैप्पीफुल होकर के, यानी हैप्पीनेस में, या हैप्पीफुल होकर के यानी कि खुश होकर के, हैप्पी होकर के दिन को व्यतीत करता है। देखते हैं आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेंजा में कहा गया है, द सेटिंग ऑफ फर्स्ट स्टेंजा, द सेटिंग ऑफ फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट सीन क्या है, द डिसेंट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ का जो रूप है, जो प्रयोग है, क्या हुआ है। द पोएट इज सिटिंग इन अ डिजेक्टेड मूड अंडर अ हेमलॉक ट्री ड्यूरिंग अ कोल्ड विंटर डे, यानी कि पोएट जो है ठंडी के मौसम रहता है, सर्द ऋतु रहती है, और वहां पे उस दौरान क्या होता है कि पोएट जाता है और एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है, और वहां पे दुखी होकर के, मूड उसका सही नहीं रहता है, बैठता है। A crow perched on the tree shake its branches, और एक कौवा आकर के बैठता है, अब बैठ करके उसकी शाखाओं को शेक करता, हिलाता है। A causing fine particles of snow, और इसका कारण ये होता है कि जो बर्फ के धूल का जो कण होता है, fall on the poet, पोएट पे गिर जाता है। इसका रूप मतलब क्या हुआ, The crow and the hemlock tree are usually associated with the sorrow and darkness। यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रो होता है या हेमलॉक ट्री होता है, यह मतलब इसका संबंध किससे होता है, दुख से और डार्कनेस से होता है। फिर भी पोएट यहाँ पे दुख और डार्कनेस के बातों को लिया है, ये प्रकृति से लिया है, कह रहा है कि प्रकृति में कोई भी चीजें खराब नहीं होती, वो भी किसी समय पे अच्छी हो जाती है। तो देखिए कैसे उस चीजों को अच्छा पॉजिटिविटी आंसर देने का प्रयास किया है। सेकेंड स्टेंजा में पोएट बताते हैं, क्या बताते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। आई सेव्ड हर्ट, मतलब कि एक हृदय जो है बच जाता है, इसका मतलब क्या हुआ था, ही इज ए रिमेन पार्ट ऑफ द डे एंड हिज मूड इन एवरीथिंग इज सेफ। हाउ द कोल्ड टच ऑफ द स्नो एक्ट्स एज द सडन रियलाइजेशन फॉर द पोएट। It initially lifts his spirit. The poet said that when the touch of snow fell on the poet felt coldness, and his spirits touched highly in joy and feel of quietness. He realizes, मतलब कि जब उसको बर्फ का टच होता है तो काफी वो अपने सुकून फील करता है। He realizes that the beauty of nature has saved some part, वो ये अनुभव करता है कि जो प्रकृति की सुंदरता है उसके सम पार्ट को सेव कर देती है, ऑफ हिज डे, उसके दिन के, ऑफ विच ही हैड प्रीवियसली रूइड, जो कुछ समय पहले बेकार में, पश्चाताप में बर्बाद हो रहा था। इट रिमार्क्स अ ट्रेडिशन ऑन पेसिमिज्म टू होप एंड ऑप्टिमिज्म, वो यह भी बताता है कि आशा उम्मीद का प्रभाव पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। आगे देखते हैं पोएट और क्या कहते हैं। मेजर थीम्स, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, क्या है, नेचर हैज क्यूरेटिव पावर फॉर एवरीथिंग, नेचर के पास सब कुछ चीजों के लिए क्यूरेटिव पावर होता है, मतलब सबको अच्छा करने का, यानी किस कहां से क्यूरेट करने का, इलाज करने का, तो फ्रॉम इलनेस, बीमारी से भी बचाने का इलाज, टू फॉल मूड, अगर यदि मूड भी खराब हुआ है उससे भी बचाने का, इट कैन हील द माइंड थ्रू इट्स सिंपलेस्ट मैनिफेस्टेशन, यानी कि नेचर जो प्रकृति जो है मन को कभी भी दुखी अवस्था में हो, कभी भी किसी भी ऐसे अवस्था में हो जिसमें हम दर्द फील कर रहे हो, तो वहां से प्रकृति हमें एक अच्छे, एक सुंदर एक एटमॉस्फेयर देने का प्रयास करता है। हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, ये हमें बहुत कुछ देता है।
प्रकृति हमारी खुशियों से जुड़ी है। कि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड पर्सपेक्टिव, स्मॉल थिंग्स इन लाइफ कैन ब्रिंग अबाउट मैसिव चेंज। जीवन में एक छोटा सा चीज, जीवन में एक छोटा भी चीज बहुत ही शक्तिशाली परिवर्तन लाता है, बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाता है। द वे वी परसीव आवर सराउंडिंग्स डिक्टेट्स आवर इमोशनल स्टेट्स। तरह की जो हम देखते हैं अपने आसपास की चीजों को भी देखते हैं, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, वो हमारी भावनात्मक दशा को सुधारता है। जैसे हम समझेंगे इस लाइन को, अगर हम दुखी हैं, व्याकुल हैं या किसी से पीड़ित हैं, तो कभी हम टहलने चले जाते हैं, गार्डन में चले जाते हैं या नदी के तट पे चले जाते हैं या पड़ोसी गांव के आसपास चले जाते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति इस चीज को बहुत अच्छा बनाती है, अच्छा बनाई है, हमें सुकून देती है। हर चीज को इसके पास मतलब क्यूरेटिव पावर होता है, हीलिंग पावर होता है, जो हमें सही रखती है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइस है। देखते हैं कि पोएट किस तरह से लिटरेरी डिवाइस को प्रयोग किया है। यहाँ पे राइमिंग स्कीम इसका बताया है। राइमिंग स्कीम, द पोएम फॉलोज एन ए बी सी डी सी डी राइमिंग स्कीम प्रोवाइडिंग रिदमिक एंड म्यूजिकल फ्लो टू द शॉर्ट स्टेंजा। मैं छोटे से स्टेंजा में जो पोएट है एक रिदमिक स्टाइल दिया है ए बी सी डी का। चलिए देखते हैं कि ए बी सी डी कैसे होता है। थोड़ा पोएम को देखते हैं। ये पोएम है। जब हम राइम को देखते हैं, देखिए यहां पे आया है क्रो, यानी कि लास्ट इसका जो पोर्शन है, लास्ट वर्ड है क्रो। देखते हैं जो क्रो साउंड दिया है ऐसे हो क्रो, यानी कि इसमें ओ की मात्रा आ गई है। इसमें मी, यानी कि इसमें ई की मात्रा आ गई है। स्नो, इसमें भी ओ की मात्रा आ गई। फिर यहाँ पे ट्री, इसमें भी ई की मात्रा आ गई। यानी कि ओ और ओ एक जैसा है। एक बात ध्यान देंगे, जब ओ और ओ एक जैसा है तो हम ओ को मानेंगे ए, इसको भी मानेंगे ए। फिर हम देखेंगे कि ई जो है इसको मान लेंगे बी। देखिए इसका राइमिंग स्कीम मिल गया ए बी। नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे, देखिए स्टेंजा का क्या होता है कि जब अगले स्टेंजा की बात होती है तो वहां से चेंज हो जाता है। देखिए इसका जो है हर्ट, अगर हम ऐसे लिखते हैं हर्ट, इसमें अ आ रहा है, इसमें मूड, यानी कि हर्ट आ रहा है तो इसमें हर्ट जो है र और ट दोनों आ रहा है। तो लास्ट प्रोनाउंसिएशन मूड में भी आ रहा है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें ध्यान ये देना है कि लास्ट में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है। ये ध्यान देना है कि इसमें लास्ट में एक जैसा आ रहा है, इसे सॉरी एक जैसा नहीं बल्कि हर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ए आर टी आ रहा है, फिर यहाँ पर भी ए आर टी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे उड़ आ रहा है, माने कि ओ और डी, यहाँ पे ई और डी। तो देखिए हम दोनों में अंतर हम समझेंगे कि यहां और उसमें क्या अंतर है। यहाँ पे ए आर टी है, यहाँ पे ए आर टी है, तो ये तो एक जैसा मैच कर गया। तो हम देखेंगे ये कि जो ये मैच किया है, देखिए इसमें से ए आर टी कहीं भी नहीं मैच कर रहा है, तो इसको हम यहां सब चेंज करेंगे, सी मानेंगे, इसको भी सी मानेंगे। अब ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे ईडी का ओडी दिया हुआ है, यहाँ पर भी ओडी दिया ईडी दिया हुआ है, तो लगभग ये प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। इसका जो हम लेंगे कोई दूसरा लेटर से डिनोट करेंगे, तो मान लीजिए हम इसको ले सकते हैं सी हो गया, सी हो गया, तो इसको हम डी ले लेंगे जो हट के है, डी हो गया। देखिए यही हमारा राइमिंग स्कीम हुआ, यानी फर्स्ट स्टेंजा का है ए बी और दूसरे स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो है सी डी। राइमिंग स्कीम इस तरीके से देखा जाता है। अब आगे हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइस में और क्या यूज किया गया है। देखिए इसमें अलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अलिट्रेशन।
अलिटेशन क्या है? अलिटेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. It means in any sentence repetition will be of the consonant sounds. Then in that conditions figures of speech will be alliteration. As has जिसे लिखा हुआ कि has given my heart, यानी कि has में भी h आया है, heart में भी h आया है और ये वर्ड के शुरुआत में है, इसलिए इसको alliteration कहेंगे. फिर नीचे देखते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट. देखिए सेव्ड में भी एस आया है और सम में भी एस आया है, इसलिए यहाँ पे ए साउंड को कहा, इसमें ए साउंड को कहा है. तो इस तरीके से अलिटेशन होता है. नेक्स्ट देखेंगे इंजार्मेंट. इंजार्मेंट क्या होता है? तो करें कि द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस विदाउट पास बियॉन्ड द एंड ऑफ लाइन. माने बिना रुके हुए अगर लाइन की बार बार यूज होता है, लगातार होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि इंजार्मेंट यूज किया गया है. यानी कि इंजार्मेंट का जब यूज होगा तो उसमें किसी पंक्चुएशन का प्रयोग से बचा जाता है. जैसे देखिए पोयम को हम देख करके बताते हैं. देखिए यहाँ पे कहीं भी किसी भी पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं हुआ है. आपको दिखाई दे रहा होगा किसी भी लाइन में, न इस लाइन में, न इस लाइन में, न इस लाइन में, न इस लाइन में. अब फिर यहाँ से अगली लाइन स्टार्ट हो गया, अगली लाइन स्टार्ट हो गया, अगली लाइन स्टार्ट हो गया, कहीं भी पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं हुआ है. तो ऐसे कंडीशन में हम फिगर्स ऑफ स्पीच को इंजार्मेंट का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि इंजार्मेंट है. अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है. ये लिटरेरी डिवाइस तो कंप्लीट हुआ. अब एक है इमोशनल शिफ्ट एनालिसिस. इमोशनल शिफ्ट एनालिसिस, यहाँ पे क्या एनालिसिस किया गया है? इनिशियली स्टेट, इसमें बताया गया है जो डार्कनेस को शो किया गया है, इसमें बताया गया है ग्लूम, उदासी, रिग्रेट, पश्चाताप, दुख, क्रोध. फाइनली स्टेट, फाइनल माने कि शुरू में ये अवस्था रहता है पोयम का, और फाइनल स्टेट जब आता है यानी कि लास्ट का जब पोर्शन चलता है तो उसमें जॉय, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशा, और सेव्ड यानी कि बचाव का जिक्र किया गया है. तो ये आपको इसे शो किया गया है. द पोएट सक्सेसफुली ट्रांजिशंस फ्रॉम 100% नेगेटिविटी ऑफ द 100% अप्रिसिएशन थ्रू द सिंगल मोमेंट. कभी कहते हैं कि एक ही पल में यानी कि क्षण भर में जो चीजें निगेटिविटी को शो करती है वह पॉजिटिविटी में बदल जाती है. अब आगे देखते हैं कि ट्रेडिशनल सिंबल्स बनाम पोएटिक रियलिटी. इन ट्रेडिशनल सिंबल्स क्या होते हैं, यानी कि पारंपरिक जो प्रतीक होते हैं वो क्या होते हैं, और पोएट ने जो रियलिटी को जो शो किया है, लिया है, वो उसको देखते हैं. जैसे एलिमेंट क्या है? एलिमेंट हमारा ये है, एलिमेंट में लिया गया है द क्रो. जो क्रो है हमेशा किस चीज के लिए माना गया है? मतलब कि निगेटिविटी साइड के लिए माना गया है, यानी कि सैडनेस के लिए माना गया है. जैसे कहा जाए बैड ओमेन, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल खराब रहता है, स्थिति, सुकून नहीं मिलता है, डेथ, मृत्यु, सारो, दुख. लेकिन जो पोएट ने यूज किया है, क्या किया है यहाँ पे? कैरियर ऑफ गुड न्यूज. पोएट ने बताया है कि यह अच्छी न्यूज लाने वाला है, कैटलिस्ट फॉर जॉय, और आनंद के लिए उत्प्रेरित करने वाला है. यानी कैटलिस्ट उत्प्रेरक, यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है. कौन कौवा? अब आगे देखते हैं. हेमलॉक ट्री, ये पॉइजनस ट्री होता है, ये भी निगेटिविटी को बोध करता है. जैसे पॉइजनस, जहर, डेंजर, खतरा, डेथ, मृत्यु को शो करता है. लेकिन पोएट की नजर में क्या है? ये ट्रेडिशनल मीनिंग है, यानी कन्वेंशनल, ये लोग समझते हैं ऐसा. लेकिन पोएट ने क्या यूज किया है? प्रोटेक्टिव सोर्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो. इसमें शो किया है प्रोटेक्टिव सोर्स है डस्ट ऑफ स्नो, क्योंकि डस्ट उसी पर से गिरा हुआ था. अब आगे देखिए डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो का ऐसा माना जाता है कि ये कोल्ड यानी ठंडा होता है, हार्श कठोर होता है विंटर टाइम में. लेकिन पोएट ने जो इसको यूज किया है पार्टिकल्स ऑफ द प्योरिटी, बताया है ये शुद्धता का कण है, मैंने शुद्धता को शो करता है. मैंने जहां भी डस्ट ऑफ स्नो यूज किया जाएगा तो उसको ऐसे एक प्रतीकात्मक रूप से माना जाएगा कि ये शुद्धता को शो कर रहा है. होप, उम्मीद यानी आशा को उम्मीद कर रहा है. रिफ्रेशमेंट, ताजगी को शो कर रहा है. ये पोएट के मीनिंग में है, पोएट के अनुसार है. आगे बढ़ते आगे देखते हैं. इसमें कुछ
टेक द की टेकवेज। यहाँ पे कंक्लूजन मिला है। कंक्लूजन क्या है? 100% मूड चेंज हो गया है पोएट का। तो यहाँ देखिए 100% पोएट का मूड चेंज हो गया है। अब इस मूड चेंज होने के बाद क्या होता है? Robert Frost titles the belief that things considered bad like a crow and a hemlock tree are always signifiers of the darkness। मतलब ये भी कह रहा है करें कि जो कौवा है या हेमलॉक ट्री है हमेशा उसको डार्कनेस के रूप में माना गया है, यानी कि एक बैड चीज के रूप में माना गया है। वो बताते हैं कि ही टीचर जो बताते हैं that taking a positive outlook can help transform negative situation into a better ones। अगर बैड अवस्था में भी, खराब अवस्था में भी, बैड सिचुएशन में भी अगर पॉजिटिव सेंस रखता है, पॉजिटिव सोच रखता है, अच्छा विचार रखता है, तो वो भी उसका जो नेगेटिव विचार होंगे ना वो भी अच्छे विचारों में बदल जाएंगे। अब देखिए बहुत अच्छा एक कोटेशन दिए हैं। क्या दिए हैं इस कोटेशन में? लिखे हैं कि नेवर वेस्ट अ डेली डे इन लैमेंटेशन, यानी कि कभी भी एक दिन को पश्चाताप में न बर्बाद करिए। नेवर वेस्ट अ डे इन लैमेंटेशन, यानी कि कभी भी विलाप में, दुख में, माने दुख को विलाप करते हुए कभी भी दिन को व्यतीत मत करिए। अच्छा सोच रखिए, अच्छा उम्मीद रखिए। हर रात के बाद दिन आता है, हर रात के बाद सवेरा आता है। यह हमें सोच रखनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से समझें और जहां भी छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक चीजें हैं, उसको ध्यान से देखें। इसकी मीनिंग बहुत ही डीपली है, बहुत ही अच्छी पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।